Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, in this course of narcissism, we have gone through the concept of assessment of narcissistic personality disorder and attachment styles that are related with NPD and narcissism, and the symptoms of narcissism. और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि टाइप्स क्या होती हैं नार्सिसिस्ट की। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड जो स्टिग्मा पाया जाता है हमारी सोसाइटीज में और जो मिसकंसेप्शंस हैं हम वो देखते हैं। जो नार्सिसिज्म है इसके बारे में बहुत सा ये इशू होता है कि इसके लिए स्टिग्मा पाया जाता है, और ये जो वर्ड है नार्सिसिस्ट एज अ लेबल जब ये यूज किया जाता है तो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और इसके साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ा हुआ है। जो नार्सिसिस्ट का लफ्ज है, अगर कोई फॉर एग्जांपल ज्यादा सेल्फ केयर करता है या अपनी बात करता है तो उनको जस्ट इस बेसिस पे नार्सिसिस्ट कह देना तो आसान है। यानी वो अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी बारे में बात कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स पे बात कर रहे हैं, तो उनको हम जस्ट अगर नार्सिसिस्ट कह देते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जिनमें सेल्फ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है, तो हम उनके बारे में जो स्टिग्मा है उसको बढ़ा रहे होते हैं। यानी इसको हम एक तरह से रॉन्ग मैनर में यूज करें इस वर्ड को। नार्सिसिस्ट का वर्ड यूज करना इस तरह से लेबल करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह से जो लोग जो रियली फेस कर रहे होंगे नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम्स, तो वो भी सामने नहीं आएंगे और वो भी हेल्प नहीं सीख करेंगे। अगर सोसाइटी में ऐसा बिहेवियर रहा तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अब जब हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को देखते हैं तो उसकी हमने देखा अटैचमेंट स्टाइल्स के इश्यूज होते हैं बचपन से, ट्रॉमास फेस किए हो सकते हैं उन्होंने बचपन में, सेल्फ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो हम जस्ट इस बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि ये जो लफ्ज है नार्सिसिस्ट हम किसी के लिए भी यूज कर लें। राइट, हमें उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करना चाहिए जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह बने थे अगर पास में, तो अब हम उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं, या एटलीस्ट हम उन बिहेवियर्स की बात करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होगा कि हम अगर प्रॉब्लम को सामने लाते भी हैं तो हम बिहेवियर्स की बात करेंगे। अगर हम बिहेवियर्स की बात करें, इम्प्रूवमेंट की बात करें, चेंज की बात करें, जो इमोशंस हर्ट होते हैं इन इस तरह के डिसऑर्डर जिन लोगों को होते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड स्पेसिफिकली, तो उनसे जो हर्ट हो रहे हैं लोग वो अपनी फीलिंग्स की बात करें, वो असर्टिवली बात कर सकते हैं। तो ये तो एक ठीक चीज हो गई। लेकिन अगर नार्सिसिस्ट जैसा वर्ड यूज किया जाता है जिसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, इस पे हम बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह की लेबलिंग होगी। और ये करना तो आसान है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है ओवरऑल। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, सोसाइटीज की, फैमिलीज की, तो इस तरह का वर्ड यूज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे तो वो शख्स ज्यादा हर्ट हो जाएगा। उसने अगर कनेक्ट होना भी है, हेल्प लेनी भी है, तो वो नहीं ले पाएगा, वो शेयर नहीं कर पाएगा अपने प्रॉब्लम्स। एक तो ये है। और इसी तरह से वो और ज्यादा एंग्री हो जाएगा, उसे और ज्यादा एंगर होगा कि आप उसकी जात के बारे में नेगेटिव वर्ड्स यूज करें। उनको सेल्फ एस्टीम का इशू है, हमने देखा कि उनकी इनसिक्योरिटीज हैं जो कि उनकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो हम अगर कुछ अच्छा उनके लिए नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें इस तरह से उन्हें लेबल भी नहीं करना चाहिए। और जो उनके जो सिम्टम्स हैं, जिस तरह से कि वो अपने आप को एक सुपीरियर शो कर रहे होते हैं, एक सेंस ऑफ मास्टरी वो दिखा रहे होते हैं, तो उसका क्या है, उसका क्या रीजन है?
कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज को हाइड करना चाह रहे होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी इनसिक्योरिटी सबको मालूम हो, तो ये रीजन होता है। अब हमें उनको मजीद इनसिक्योर नहीं करना चाहिए कि हम जब नार्सिसिस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं एज अ लेबल, तो चांसेस आर देयर कि वो और भी ज्यादा इनसिक्योर फील करेंगे और ज्यादा पेन उन्हें फील होगा। इसकी बजाय हमें बिहेवियर्स पे बात करनी चाहिए। अब तो हम इस स्टिग्मा की बात कर रहे हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। इस वजह से हम देखते हैं कि एक ये रीजन भी है, बहुत से इंडिविजुअल्स जो नार्सिसिज्म की वजह से परेशान हैं, या जिनको फॉर एग्जांपल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, वो अब सामने नहीं आते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो थेरेपी सीख करते हैं इस इशू को लेकर। उसमें एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ नार्सिसिज्म को मैनिपुलेशन से जोड़ा जाता है, उनको इनह्यूमन समझा जाता है, कहा जाता है, उन्हें इविल के तौर पे पेश किया जाता है, और मैलिग्नेंट जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जबकि हम जानते हैं कि मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म एक टाइप है, और ये एक डिसऑर्डर है। इसको एक डिसऑर्डर के तौर पे हम ले रहे होते हैं जब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, राइट। तो मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म एक टाइप है उस डिसऑर्डर की जिसमें उन लोगों में कुछ सिम्टम्स एक दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, उसके भी आ जाते हैं, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, जो कि मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। बट डिसऑर्डर को डिसऑर्डर के तौर पे इंसान ट्रीट करता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो इवल है, वो इनह्यूमन है। वो तो मैलिग्नेंट का वर्ड जो है वो इस सेंस में हम नहीं यूज कर सकते हैं कि हम लेबल कर रहे हैं या उन्हें जज कर रहे हैं, राइट। मैलिग्नेंट इन द सेंस कि उनके बिहेवियर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से दूसरे हर्ट हो सकते हैं। सो आर दोज नार्सिसिस्ट बैड पीपल? नो। लेकिन उनका बिहेवियर हार्मफुल हो सकता है, यस। सो इस चीज को इस अंदाज में देखने की जरूरत होती है। और अगर इस तरह की डिस्कशंस, जिस तरह से हम लेबलिंग की बात कर रहे हैं कि मैलिग्नेंट कह देना, इविल कह देना, नार्सिसिस्ट का वर्ड इस अंदाज में यूज कर लेना जिस तरह से यूज होता है, और उनको एम्पैथी के लैक की वजह से इनह्यूमन के तौर पर शो करना, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसका किसी को भी कोई फायदा नहीं। जो भी पार्टीज वहां पे इन्वॉल्व हैं, चाहे वो उनकी फैमिलीज हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं, सोसाइटी है, किसी के लिए भी ये फायदेमंद नहीं है। ये हार्मफुल ही होगा। ये ऐसा ही होगा कि अगर एक शख्स लैक ऑफ एम्पैथी उसके डिसऑर्डर में शामिल है और आप उसके लिए एम्पैथी लैक कर रहे हैं, राइट। यानी आपको तो एम्पैथी होनी चाहिए। ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमास। किस हिस्ट्री से आए हैं वो, बचपन में उन्होंने इतना अब्यूज फेस किया है, निगलेक्ट उन्हें फेस करना पड़ा है। तो अब आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए, राइट। सो अब उनकी लैक ऑफ एम्पैथी को अगर हम भी लैक ऑफ एम्पैथी से ट्रीट करते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। सो नार्सिसिस्टिक का वर्ड एज अ लेबल यूज करना, मैलिग्नेंट, इवल, इनह्यूमन, उनको उनके डिसऑर्डर की वजह से इस तरह की टर्म्स का इस्तेमाल सोसाइटी के लिए एक डिससर्विस होगी। ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे होंगे, और ये कोई नेक काम नहीं होगा, क्योंकि आप उनके सिम्टम्स को नहीं जान रहे, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं जान रहे, उनकी बेहतरी आप माइंड में नहीं रख रहे हैं। जस्ट आप उनके बिहेवियर्स को देख के, फॉर एग्जांपल, या सुन के आप इस तरह की टर्म्स उन पे प्लेस करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जब आप डेप्थ में जाते हैं तो चीज़ें बहुत परेशान कुन होती हैं। उनकी जो हिस्ट्रीज हैं, उनके थॉट प्रोसेसेस किस तरह से मुतासिर हुए हैं, उनके मेंटल हेल्थ के क्या कंसर्न्स हैं। अक्सर जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिन इंडिविजुअल्स को होता है, वो सेल्फ को लेके बहुत परेशान होते हैं। अक्सर अक्सर को
सेल्फ हार्म से गुजरना पड़ता है, अक्सर अक्सर कुछ सुसाइडल थॉट्स आ रही होती हैं और अक्सर सुसाइड की तरफ जाते भी हैं। सो हमें इन इश्यूज को बहुत एहतियात से टैकल करना चाहिए। सो अगर हम इन लोगों को जो सेल्फ की वजह से परेशान हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम के इश्यूज की वजह से, हम उन्हें लेबल कर देते हैं और उन्हें एक कैटेगरी में फिट कर देते हैं, तो अब जिनको रियल प्रॉब्लम है, जिनको फॉर एग्जांपल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अब तो ये डिसऑर्डर है ना, ये तो एक मेंटल इलनेस है, तो वो लोग अपने लिए कैसे आवाज उठा पाएंगे, वो कैसे हेल्प आपसे सीख करेंगे? अगर आपने इसको एक बुरा लफ्ज बना दिया, सो वो कैसे फिर सामने आएंगे? सो इस स्टिग्मा को कम करने की जरूरत है और हमने एम्पैथी की तरफ आना है। जो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसकी तरफ हमें आना होगा अगर हम इस स्टिग्मा को रिड्यूस करना चाहते हैं। सो इस चीज की जरूरत है कि हम अपने आप को और बाकी लोगों को, सबको, जिनमें डिसऑर्डर्ड लोग भी शामिल हैं, सबको हम अच्छे से ट्रीट करें, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, और उस वक्त भी जब हमें चैलेंजिंग नजर आ रहा हो, जब हमें हर्ट भी फील हो रहा हो, तब भी हम ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी के साथ उन्हें समझें। लेकिन एक बात, बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप कंपैशनेट हैं, तो कंपैशनेट होने का ये मीनिंग नहीं होगा कि आप वल्नरेबल हो जाए, मतलब आप उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को दांव पे लगा दें, आप अनप्रोटेक्टेड हो जाएं। इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि आपको उनसे वो बातें सुननी है और बर्दाश्त करनी है, आपने अपने आप को एक्सप्लॉइट करना है उनके सामने, या ह्यूमिलिएटेड फील करना है। जो लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, तो उनसे कंपैशनेट होने का ये मतलब नहीं है कि आप वो सब टॉलरेट कर रहे हैं, बल्कि आपने बाउंड्रीज बनानी है। बाउंड्रीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बिहेवियर्स का जिक्र किया जाए, जो हार्मफुल बिहेवियर्स है उनका जिक्र किया जाए, जो आप फील करते हैं उसका जिक्र किया जाए कि आपको इस बिहेवियर से बुरा फील हुआ है, यानी आपको असर्टिव होने की जरूरत है। तो ये चीज इफेक्टिव हो सकती है और इस चीज से चेंज आ भी सकती है, उन्हें एम्पैथी फील हो भी सकती है। राइट, जब आप उन्हें अपनी तकलीफ बताते हैं उनकी बिहेवियर की वजह से, उन्हें एम्पैथी फील हो सकती है, वो सोच सकते हैं कि उन्हें अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप असर्टिव होने की बजाय जस्ट उन्हें नार्सिसिस्ट कह देते हैं, तो फिर तो चेंज होना मुश्किल है, चेंज का लाना मुश्किल है। तो पहले आपने बाउंड्री सेट करनी होती है। आपने कंपैशनेट ज़रूर होना है, लेकिन आपने बाउंड्रीज भी सेट करनी है। अब इस कंपैशन का क्या बेनिफिट हो सकता है? जब हम खुद को बचा भी रहे हैं, हमने बाउंड्रीज भी रखी हैं, हम मैनिपुलेट नहीं हो रहे, एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हैं, हमने अपने इमोशंस को सेफ रखा है, खुद को इमोशनल पेन से हमने दूर रखा है, बाउंड्री सेट की है, और हम कंपैशनेट भी हो रहे हैं, तो ये चीज बेस्ट है और विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज के लिए। यानी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ इंडिविजुअल हैं, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपने उनकी फीलिंग्स को समझा है और आपने कंपैशनेटली बिहेव किया है और आपने अपनी फीलिंग्स को भी बचाया है। तो ये चीज दोनों के लिए फायदेमंद होगी। सो कंपैशन इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि इट इज अ डिसऑर्डर, और ये डिसऑर्डर किस वजह से है? कि उनको फीलिंग्स ऑफ शेम की वजह से वो सफर कर रहे हैं, लो सेल्फ वर्थ है, काफी जगहों पर डिप्रेशन भी साथ में होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ। सो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो हार्मफुल चीजें, हार्मफुल फीलिंग्स,
उनकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, राइट। सो ये जो स्टिग्मा है, हमें इसको माइंड में रखना है। तो इस तरह से जब हम कंपैशनेट हो जाते हैं, तो अब उन लोगों के लिए इजी हो जाता है जब वो फील करते हैं कि उन्हें वैलिडेशन मिल रही है, उनके प्रॉब्लम्स को समझा जा रहा है, उन्हें लिसन किया जा रहा है, उनके बिहेवियर्स पे बात की जा रही है बजाय कि उनकी पर्सनैलिटी पे बात की जाए। तो यहाँ पर अब हम उनके लिए चेंज का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं जब हम कंपैशनेट होते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं जब आप बाउंड्रीज रखते हुए कंपैशन में ग्राउंड करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को एग्जिस्ट करना देखा, उसकी डिफरेंट टाइप से हम होके गुजरे हैं, और अब हम देखते हैं कि हम चेंज किस तरह ला सकते हैं। इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स है, वो क्या हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनके माइंड में किस तरह की थॉट्स चल रही होती हैं, वो किस अंदाज में सोचते हैं, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, ये सीबीटी जो एक मेन साइकोलॉजिकल थेरेपी है, एक टॉक थेरेपी की किस्म है, उसमें जो मेन वर्क होता है वो थॉट्स के ऊपर होता है, कॉग्निशंस पे होता है। और कॉग्निशंस पे जो वर्क होता है, उसकी जो मेन टेक्निक है वो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है, वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे वर्क करना होता है। तो हमें इसलिए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझना ज़रूरी है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी थेरेपीज हैं, स्कीमा थेरेपी है, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है। बहुत सारी थेरेपीज में आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं, यानी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझ के उन पे वर्क आप कर रहे होते हैं। तो तब जाकर जो लॉन्ग टर्म में बिलीफ पैटर्न्स, जो कोर बिलीफ्स हैं, वो चेंज होने लगते हैं। कॉग्निशन से बिहेवियर जुड़ा हुआ होता है, जैसे आप सोचते हैं उसी तरह से आप अक्सर बिहेव भी कर रहे होते हैं, तो बिहेवियर्स भी कॉग्निशन से जुड़े हुए होते हैं। सो कॉग्निशंस को समझना, कॉग्निशंस के प्रॉब्लम्स और डिस्टॉर्शंस को समझना और उन पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आइए देखते हैं कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स हैं वो किस अंदाज में सोच सकते हैं। सबसे पहले पोलराइज थिंकिंग। अब पोलराइज थिंकिंग को ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी कहा जाता है, ऑल और नथिंग थिंकिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग एक्सट्रीम्स पे देख रहे होते हैं चीज़ों को, एक्सट्रीम्स पे सोच रहे होते हैं। या तो कोई शख्स बहुत अच्छा है, या तो कोई शख्स बहुत बुरा है, इस अंदाज में ये सोच रहे। जब वो शख्स बहुत अच्छा उनको लग रहा होता है, तो वो उनको आइडियलाइज कर रहे होते हैं, और जब उन्हें वो शख्स बहुत बुरा लग रहा होता है, एक्सट्रीम के दूसरी साइड पे लग रहा होता है, तो वो उनको डी वैल्यू कर सकते हैं। जब हम पोलराइज थिंकिंग को समझेंगे, तो हमें समझ आएगी कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स हैं वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनके बिलीव्स में जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उनको समझना इंपॉर्टेंट है। सो लोगों को वो पसंद भी करते हैं, लोगों को वो नापसंद भी करते हैं, ठीक है, यानी ब्लैक एंड वाइट। जब वो ब्लैक देखते हैं तो एक्सट्रीम पे देखते हैं, जब वो वाइट्स देखते हैं तो वो भी एक्सट्रीम पे देखते हैं। या तो कोई उनकी निगाह में परफेक्ट है, उसको आइडियलाइज करना है, या उनकी निगाह में कोई ईवल है और उसे डी वैल्यू करना है। यानी जो जिंदगी की इंट्रिकेसीज होती हैं, जो बारीक बीनियां होती हैं, हम सब जानते हैं कि हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, वीकनेसेस भी होती हैं। तो वो उनको इस सेंस में नहीं देख पा रहे होते। इस मामले में परफेक्शनिस्ट, उनकी जो थॉट्स हैं परफेक्शनिस्ट
की तरह होती हैं कि ऑल और नथिंग। सो अगर उनके साथ कोई अच्छा करता है, उन्हें अच्छा फील कराता है, उनकी बात मानता है, तो अब वो शख्स दुनिया जहान का वंडरफुल पर्सन है उनके लिए। लेकिन अगर वही शख्स कुछ ऐसा कर लेता है जो उन्हें नहीं पसंद, या उस एक्ट से उन्हें कोई तकलीफ हो गई या उनको पसंद नहीं आया, तो अब वो उनको बहुत बुरा तस्वर कर सकते हैं, और वो शख्स जो है वो मोस्ट ऑफुल बन जाएगा जमीन पे। वही शख्स जो मोस्ट वंडरफुल था, अब वो मोस्ट ऑफुल बन जाएगा। सो ये पोलराइज थिंकिंग का पैटर्न पाया जाता है, इसको समझना जरूरी है। और नार्सिसिस्ट जो है वो अपने जो लव्ड वंस हैं वहां पर भी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग पाई जाती है उनके लिए भी, यानी उनको भी वो पोलराइज कर सकते हैं। वो उनसे शदीद नफरत उन्हें हो सकती है, अपने लव्ड वन से भी। जब उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें तकलीफ हुई है उनसे, तो वो शदीद नफरत का इजहार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, और ये अब इस स्पेसिफिक इलनेस में लाइक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहाँ पर इस तरह से वो चीज़ों को देख रहे हैं। जबकि एक अगर कोई हेल्दी माइंडेड शख्स है तो वो क्या करेगा, वो तंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी से हर्ट हो जाता है तो क्या होता है, तंग हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, बट शदीद नफरत नहीं होती है, आप उनसे प्यार फिर भी कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर उन्हें वो सारे के सारे बुरे लगने लग जाते हैं, मतलब टोटली बैड। जबकि जो नॉर्मल माइंडेड शख्स है, हेल्दी माइंडेड शख्स है, वो एनॉय जरूर होगा, एंगर फील कर रहेगा, लेकिन वो उनसे प्यार तो कर रहा होगा, उसे शदीद नफरत नहीं हो जाएगी एकदम से, राइट। क्योंकि वो ये समझ रहा होगा, अब थिंकिंग पैटर्न को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो ये समझ रहा होगा कि वो सारे के सारे बुरे नहीं हैं। इख्तिलाफ आ गया है किसी बात का, या किसी चीज ने हर्ट कर दिया है, लेकिन उसे ये मालूम होगा कि वो बहुत अच्छे भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भी बिहेव किया है, उन्होंने उन्हें अच्छा भी फील करवाया है। लेकिन जब एक्सट्रीम्स पे सोचा जा रहा हो और कोर बिलीफ्स इस तरह से बने हुए हों, ऐसे थिंकिंग पैटर्न से कि जहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट नजर आ रहा है, ऑल और नथिंग टर्म्स में आप देख रहे हैं, तो वहां पर इस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज कर सकते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हम बात करते आ रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें रिलेशंस बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा होता है। अब ये चीज़ सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी है, यानी वो अपने लिए भी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हैं, परफेक्शनिस्ट स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हैं जो कि अनरियलिस्टिक हो सकते हैं। और जब वो उन स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाते हैं या मीट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, उन्हें गिल्ट भी होता है, दे फील शेम। तो ये चीज़ें पोलराइज थिंकिंग खुद अपनी ज़ात के लिए भी उन्हें होती है। मिसाल के तौर पर उन्हें जब उन्होंने फॉर एग्जांपल छुट्टी नहीं की थी वर्क से, तो उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि मैंने पूरा महीना मैंने वर्क किया, मैंने कोई छुट्टी नहीं की। तो हद से ज़्यादा वो उसको अच्छे अंदाज में देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें कभी एक लीव लेनी पड़ गई, तो अब उन्हें ये फील होने लगा कि कंप्लीट फेलियर है उनकी लाइफ, उन्होंने एक दिन जाया कर दिया, सब कुछ खराब हो गया है, ऐसा वो फील कर सकते हैं। तो इस फीलिंग के पीछे भी हम देख रहे हैं कि पोलराइज थिंकिंग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उन पे वर्क करना भी, क्योंकि यही कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमारे कोर बिलीफ का हिस्सा है, यही हमारे इमोशंस को आगे चलकर
इम्पेक्ट कर रही हैं, ये हमारे बिहेवियर्स को इम्पेक्ट कर रही हैं। इस वजह से जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, वो बहुत से डिसऑर्डर्स को जब हम देखते हैं तो उनके लिए अच्छे से वर्क कर रही होती है, क्योंकि वो हमारी कॉग्निशंस पे वर्क कर रही होती है। इसी तरह से जो बाकी थेरेपीज हैं बहुत सारी, वो भी सीबीटी के अंडर आ जाती हैं। सीबीटी एक अम्ब्रेला टर्म की तरह यूज होता है, उसके नीचे एसीटी, डीबीटी, इस तरह की काफी सारी थेरेपीज आ जाती हैं। सो अगर एक बॉस हैं जो एनपीडी से सफर कर रहे हैं, तो अब जो उनके साथ वर्क कर रहे हैं लोग, जो उनकी टीम है, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वो उन्हें इसी सेंस में देख रहे होंगे, इसी हाई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे जिसमें वो खुद को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं कि उनके अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को मीट करने में जब प्रॉब्लम्स होंगी, दे विल फील फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री, राइट। सो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे हम वर्क कैसे कर सकते हैं और इन्हें चेंज करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, और जब ये चेंज होती हैं तो फिर जो कोर बिलीफ्स हैं वो भी चेंज होने लग जाते हैं। तो हम इस चीज की तरफ भी जाएंगे, यानी कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ भी हम जाते हैं। लेकिन पहले हम ये सारे जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है इनको एक एक करके समझ लें कि कौन कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं। सेकंड है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइज करना प्रॉब्लम्स को, यानी एक चीज एक सिचुएशन में है, उसको ओवर जनरलाइज करके लाइफ से रिलेट कर देना, फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक शख्स जो कि नार्सिसिस्ट है, अब नार्सिसिस्ट की टर्म को हम एक लेबल के तौर पर नहीं यूज करें, बल्कि हम एक इलनेस के तौर पर यूज करें, राइट। जिस तरह कि हमने अभी स्टिग्मा देखा है। सो जो नार्सिसिस्ट हैं वो ओवर जनरलाइज करते हैं चीजों को। मिसाल के तौर पर, अगर वो किसी शॉप पर गए हैं और आगे उन्हें वो शॉप क्लोज्ड मिली, तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप से एक्सट्रीम वे में कहा कि कभी भी कुछ सही नहीं होता मेरे साथ, ठीक है। अब यानी एक ये छोटा सा इशू है, एक इवेंट है, एक सिचुएशन है कि यहाँ पर शॉप क्लोज थी, इट्स ओके, बाद में भी वो जा सकते हैं। लेकिन एकदम से वो उस एक इशू को अपनी लाइफ से जोड़ देंगे कि कुछ भी सही नहीं होता कभी। तो ये ओवर जनरलाइजेशन है, और इससे अब क्या होगा कि उनके फेस पे एंगर के तासरात होंगे। अब इस थॉट की वजह से ये थिंकिंग पैटर्न हुआ ना एक तरह का, अब गुस्सा फील हो सकता है उन्हें, और उनका जो मूड है सारा दिन खराब रह सकता है इस छोटी सी बात की वजह से, इसलिए क्योंकि शॉप क्लोज थी। सो इस वजह से ये देखा जाता है ओवर जनरलाइजेशन की वजह से, और ये जो फ्रस्ट्रेशन वो फील कर सकते हैं अक्सर, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, इन्होंने ये फेस किया तो इतनी कोई बड़ा इशू तो नहीं था, ऐसा क्यों ये फील कर रहे हैं, इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन जो नार्सिसिस्ट हैं, जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनके माइंड में ये रियलिटी के तौर पे होता है कि वाकई में उनके साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कोई चीज उनके अकॉर्डिंग होती ही नहीं है, कभी किस्मत उनका साथ देती ही नहीं है। तो ये उनका एक बिलीफ बना होता है, जो हम बात कर रहे हैं कोर बिलीफ्स की। सो थॉट्स और बिलीफ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम डिस्कस कर रहे हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जो थिंकिंग प्रॉब्लम्स हैं इन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब जो ओवर जनरलाइजेशन है
वो इस चीज को भी अफेक्ट करती है कि जो नार्सिसिस्ट हैं वो दूसरों को किस तरह से जज कर रहे हैं, दूसरों को किस तरह से देख रहे हैं। यानी जो हमने एक एग्जांपल देखी, शॉप क्लोज थी, अब दूसरों को लेकर वो किस तरह से ओवर जनरलाइजेशन इम्पेक्ट कर सकती है कि वो किसी शख्स का वेट कर रहे थे और उसने टाइम पे आना था, एक टाइम पे, अब वो उस टाइम पे नहीं आया, राइट। तो अब इस एक इशू को वो इस तरह से ओवर जनरलाइज करेंगे कि वो कहेंगे कि हमेशा ही ऐसा करता है। वो शायद उसके लिए सारी उम्र की दुश्मनी पाल लें कि अब मैं कभी इससे नहीं मिलूंगा, राइट। तो एक चीज को जब आप ओवर जनरलाइज करते हैं तो ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिस पे वर्क किया जा सकता है। देन मेंटल फिल्टरिंग। अक्सर देखा जाता है कि जो पॉजिटिव्स हैं उनको फिल्टर आउट कर लिया जाता है और नेगेटिव्स पे फोकस किया जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे बतानी जरूरी है कि ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं इनसे तमाम लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में गुजर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो हम इनसे गुजर रहे होते हैं, गो थ्रू कर रहे होते हैं, लेकिन हर डिसऑर्डर में इनका इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सो अभी हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। सो मेंटल फिल्टरिंग जो है उसमें पॉजिटिव्स को फिल्टर आउट कर देते हैं जो नार्सिसिस्ट हैं और नेगेटिव्स पे फोकस करते हैं फुली। अब आप सोचिए कि इस तरह की थॉट होगी, इस तरह का थिंकिंग पैटर्न होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि इंसान बुरा फील करे। जब नेगेटिव्स पे फोकस होगा तो अच्छी फीलिंग का आना मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें अप्रेजल दिया गया वर्क के दौरान और उन्हें बहुत सारी चीजें बताई गई जो उन्होंने अच्छी की हैं, और उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी शामिल था कि इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब जो नार्सिसिस्ट हैं उनका फोकस सारा क्रिटिसिज्म पे आ गया और वो ये सोचने लग गए कि ये जो अप्रेजल है पुअर है, ये जो फीडबैक है ये टोटली पुअर है। तो अब ये मेंटल फिल्टरिंग है। इन डिफरेंट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझकर हम उन थिंकिंग पैटर्न्स पे आगे चलकर वर्क कर सकते हैं जब हम इन्हें अच्छे अंदाज में समझ लेते हैं। सो ये जो मेंटल फिल्टरिंग है कि आप पॉजिटिव्स को इग्नोर कर रहे होते हैं और नेगेटिव्स पे फोकस कर रहे होते हैं, ये हार्मफुल हो सकती है। सारी चीजें अच्छी थी लेकिन एक चीज को इम्प्रूव करने की शायद जरूरत थी। सो हमने ये चीज देखी थी, हमने सिम्टम्स में भी देखा था कि जो क्रिटिसिज्म है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, उसको फेस करने में भी नार्सिसिस्ट को दुश्वारी हो सकती है। तो उसके पीछे ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो सकती हैं। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। अब दूसरा एक सिनेरियो ये भी है कि जो नार्सिसिस्ट है वो एक डिफरेंट अंदाज में भी मेंटल फिल्टरिंग कर रहे होते हैं, राइट। वो इस तरह भी कर सकते हैं कि नेगेटिव्स को फिल्टर आउट कर लें और पॉजिटिव पे फोकस कर लें। ऐसा भी हो सकता है, राइट। सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, उनके मूड पे डिपेंड कर सकता है। ऐसा भी अक्सर हो सकता है कि वो जस्ट पॉजिटिव पे फोकस करेंगे, कि उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने का कहा गया, लेकिन वो अच्छा फील कर रहे हैं और उन्होंने जस्ट पॉजिटिव्स पे फोकस किया हुआ है कि उनकी तारीफ की गई है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो चीज़ें हैं दोनों दुरुस्त नहीं हैं। फर्स्ट में ये होगा कि वो जब एक नेगेटिव पे फोकस करेंगे तो क्या होगा कि वो अच्छा फील नहीं करेंगे, और अगर जस्ट वो पॉजिटिव पे फोकस करेंगे और अच्छा फील करेंगे तो चांसेस आर देयर कि वो नेगेटिव पे वर्क नहीं कर सकेंगे और इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है पर्सनलाइजेशन। ये भी एक काफी प्रॉब्लमेटिक
सिचुएशन की तरफ ले जा सकती है। यहाँ पर ये होता है कि जो नार्सिसिस्ट हैं वो हर चीज को पर्सनली ले रहे होते हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी जात को निशाना बनाकर हो रहा है और जानबूझकर उन पे अटैक किया जा रहा है, या हर चीज उनकी जात से जुड़ी है। जो गिल्ट्स हैं वो उन्हें अपने ऊपर फील हो रहे होते हैं। असल में ये होता है कि उन्होंने बात दिल पे ले ली होती है। कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप से एक नार्सिसिस्ट जिन्हें ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है आपसे क्वेश्चन करते हैं किसी मूवी के बारे में कि आपको ये मूवी पसंद है और आपको वो नहीं पसंद, तो अब उस मूवी का ना पसंद होना उनको एक पर्सनल अटैक लग सकता है, जैसे आप उनकी बुराई कर रहे हैं। क्योंकि वो मूवी उनको पसंद थी और आपको जस्ट वो मूवी नहीं पसंद है, तो वो ऐसा फील कर सकते हैं कि आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। या उनके माइंड में ये भी चल सकता है कि आप उन तमाम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिनको वो मूवी पसंद है। सो दिस इज पर्सनलाइजेशन। किसी भी चीज को वो अपनी जात से जोड़ सकते हैं इस अंदाज में। सो पर्सनलाइजेशन कैन बी प्रॉब्लमेटिक। पर्सनलाइजेशन वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा हो रही होती है। जब हम बात करते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, तो इस डिसऑर्डर के बहुत से केसेस वर्क प्लेस से रिलेटेड होते हैं। वहां पे इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे होते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो कि वर्क प्लेस से रिलेटेड है, कि अगर कोई सीनियर, कोई लीडर, टीम लीडर, वो कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और वहां पर एक नार्सिसिस्ट है जो इसको पर्सनल अटैक ले लेते हैं। हालांकि वो उस टीम के इंचार्ज नहीं है, उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज नहीं है, वो लीड नहीं कर रहे, ही इज जस्ट अ वर्कर, ही इज जस्ट अ टीम मेंबर। तो वो उसको पर्सनल अटैक ले रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के वर्कर्स में से एक हैं। सो उस डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट की बात करना, इन्होंने पर्सनलाइज कर लिया उस पे कि ये इनके बारे में बात हो रही है और ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सो पर्सनलाइजेशन इस तरह की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है। इसी तरह से जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके बच्चों के बारे में कोई क्रिटिसिज्म कर लिया जाए, कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट की बात हो जाए, इस जो हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं वो दोनों तरह से हो सकता है। यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है कि आप वर्क करके इम्प्रूव कर सकें, या इन द नेगेटिव सेंस जो क्रिटिसिज्म जब वो सुनते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो पर्सनली ले सकते हैं उससे, क्योंकि वो उसको अपनी पेरेंटिंग पे एक अटैक समझ रहे हैं। राइट। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर अगर बच्चे के बारे में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है, तो हो सकता है कि वो उसके साथ एंग्री वे में बिहेव करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये फील हो रहा है कि उनकी पेरेंटिंग पे अटैक है ये। और जब उनकी पेरेंटिंग पे अटैक है तो वो अब्यूज तक जा सकते हैं, वर्बल अब्यूज तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो वर्क कर रही होती है इसके पीछे, कि हर चीज उन्हें अपनी जात के साथ से जुड़ी नजर आ सकती है। और तो ये फ्रस्ट्रेशन, एंगर और नेगेटिव मूड्स की वजह बन सकती है, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। इसी तरह से एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस ये है कि जो कुछ भी अच्छा होता है तो
वो समझते हैं कि वो उनकी वजह से। लेकिन अगर कोई कुछ चीज बुरी होती है तो वो उनकी वजह से नहीं है, वो दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं। वो उनके कंट्रोल से बाहर है। जो कुछ भी चीजें बुरी हो रही हैं, उनके खिलाफ हो रही हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। वहां पे वो विक्टिम बन सकते हैं, वहां पे वो दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, वो दूसरों की गलती होगी। इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के अकॉर्डिंग जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो उनकी वजह से है। सो इसे हम कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। अक्सर जो नार्सिसिस्ट लीडर्स होते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, वो इस तरह की बायस में मुब्तला होते हैं। जब चीजें ठीक हो रही होती हैं तो वो टीम को क्रेडिट देने की बजाय, सब वर्कर्स को क्रेडिट देने के बजाय वो क्रेडिट खुद लेते हैं। लेकिन जब कुछ रॉन्ग हो रहा होता है तो वो स्टाफ को ब्लेम कर देते हैं। एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जंपिंग टू कंक्लूजन्स। यानी कि वो एक राय कायम कर लेते हैं और वो समझते हैं कि वो जानते हैं, चाहे उस राय के लिए, उस कंक्लूजन के लिए उनके पास कोई सबूत है या नहीं है। बस उन्होंने वो बात कह दी कि वो चीज जानते हैं, तो उन्होंने उसी वे में उसको सोचना है और समझना है। मिसाल के तौर पर उन्होंने गली में किसी स्ट्रेंजर को देखा, राइट, और उन्होंने ये जान लिया, जान इस सेंस में लिया कि एविडेंस के बगैर ही उनके माइंड में इस तरह से कुछ आया और उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि ये वही शख्स है जिसने उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था। अब उनके पास सबूत कोई भी नहीं है इस चीज के बारे में, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने जान लिया है बस। तो इसे हम कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स। एक चीज उनके माइंड में आई और उन्होंने उसे दुरुस्त समझ भी लिया, और अब वो ये चाहेंगे कि दूसरे भी इसी बात को सही तस्लीम करें। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ एक ये इशू भी हो सकता है कि वो दूसरों के मुंह में अपने अल्फाज डाल रहे होते हैं। यानी जिस तरह से ये सोच रहे होते हैं, ये चाहते हैं कि वो भी उसी तरह से कहें, उनकी बातों को उस अंदाज में वो ले रहे होते हैं, इस तरह से परसीव कर रहे होते हैं। यानी आप उन्हें कुछ कहेंगी भी नहीं और वो आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप उन पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, जबकि आप जस्ट अपनी कोई बात कर रहे थे। चूंकि अब उन्हें कुछ ऐसा लग गया और वो उन्होंने जान लिया, इस थिंकिंग पैटर्न की वजह से दे जंप टू कंक्लूजन्स। वो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि वो जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। सो ये सब जंपिंग टू कंक्लूजन्स है कि बगैर किसी सबूत के वो समझते हैं कि उन्होंने चीज़ों को जान लिया है। देन एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग मीन्स के तबाह कुन, कुछ बहुत बुरा हो जाना। सो कोई भी चीज हुई है उसको एक बहुत बड़ी तबाही की तरह समझ लेना, ये चीज कहलाती है कैटास्ट्रोफाइजिंग। जब आप कोई चीज फेस करते हैं जिसकी आपको समझ नहीं आई, जो कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग थी, जो स्ट्रेसफुल थी, और आप इतना ज्यादा उस पे इमोशनल पेन फील करने लग जाएं कि इट्स डेथ, इट्स लाइक हेल। सो इस तरह की जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। सो तबाह कुन कुछ होने जा रहा है
इस तरह की थॉट रखना क्या कहलाता है? कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसकी एग्जांपल इस तरह भी हम देख सकते हैं कि नार्सिसिस्ट एक लॉन्ग ड्राइव के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनके माइंड में जो कैटास्ट्रोफिक थॉट चल रही है वो ये है कि टायर जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, टायर बर्स्ट हो सकता है। और आप उन्हें बताते हैं कि स्पेयर टायर भी पड़ा हुआ है, एक और टायर भी है एक्स्ट्रा भी। तो फिर वो इसका भी इस तरह से जवाब देंगे, लेकिन अगर वो भी बर्स्ट हो गया फिर क्या होगा? यानी तबाहकुन रिजल्ट्स की तवक्को, दिस इज कैटास्ट्रोफाइजिंग। और इन तमाम कॉग्निटिव डिस्ट्रक्शंस को जब इंसान समझ लेता है और जानता है कि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर नॉट लॉजिकल, दे आर नॉट हेल्पफुल, और हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, फैक्चुअल भी नहीं है, तो फिर इनको हम चैलेंज करके इन पे वर्क कर सकते हैं और इसकी बेसिस पर हमारे जो बिलीफ पैटर्न्स हैं, जो कोर बिलीफ्स हैं, वो तक चेंज हो सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं, और इसी तरह से इमोशंस भी इम्प्रूव हो सकते हैं। यानी हमारे मूड्स भी इससे बेहतर हो सकते हैं जब हम अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से मैक्सिमाइजिंग, जब एक छोटी सी बात को पहाड़ बना लेना, मैक्सिमाइज कर लेना। देखिए, लाइफ में मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक से इंसान लर्न करता है। तो ये जो सेटबैक्स होते हैं जहाँ पे बंदे को ऐसा फील होता है कि फेलियर है, तो वहाँ पे इंसान को एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर जो सेटबैक्स हैं वो उन्हें मैक्सिमाइज कर दें तो क्या होगा? सो दिस थिंग इज मैक्सिमाइजिंग। मिसाल के तौर पर कोई काम के दौरान कोई झगड़ा हो जाता है, कोई इख्तिलाफ हो जाता है, तो उसको वो इतने फ्रस्ट्रेटेड वे में ले लेंगे कि बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई है, और वो बहुत बड़ी नाइंसाफी कभी इस कायनात में हुई ही नहीं है। हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जो उन्होंने फेस कर लिया। और वो इस तरह भी फील कर सकते हैं इस तरह के इवेंट की इम्पोर्टेंस को, कि वो ये सोचेंगे कि इस बड़ी नाइंसाफी को नेशनल प्रेस में रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, इसको न्यूज़पेपर में आना चाहिए, राइट। और ये एक सच्ची बात है कि इस तरह से वो सोच सकते हैं। ये रियल एग्जाम्पल है कि वो इस तरह सोच सकते हैं कि इस तरह की छोटी सी बात उन्हें इतनी बड़ी लग सकती है। सो चूंकि हम ये स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनके नज़दीक जो उनकी लाइफ है, उनकी थॉट्स हैं, वो उन्हीं के गिर्द घूम रही होती हैं। सो जब आपकी लाइफ एक आप ही के गिर्द घूम रही है, आप ही दुनिया है, आप ही कायनात है, तो जब आपके साथ कुछ होता है तो आप उसे बहुत बड़ा कुछ समझ रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव की तरह नज़र से देख रहे होते हैं। सो अगर कोई चीज़ उनके लिए इतनी अहमियत रखती है, उनके लिए इतनी बड़ी डील है, तो सबको ऐसा ही लगना चाहिए, राइट। उनकी निगाह में इस तरह होता है कि जो चीज़ मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मेरे लिए नाइंसाफ़ी है, वो सबके साथ नाइंसाफ़ी है, सबको इसे इसी नज़र से देखना चाहिए। वो इस तरह से सोच रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर कोई इनको रिकॉग्निशन मिलती है तो सबको उस पर खुश होना चाहिए। देन मैक्सिमाइजिंग के ऑपोजिट आ जाता है मिनिमाइजिंग।
मिनिमाइजिंग में क्या है कि आप चीजों को छोटा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उनकी सालगिरह पे ऐसा करते हैं कि कुछ स्पेशल उनके लिए करते हैं, और बाद में आप बताते हैं कि देखें आपने उन्हें स्पेशल फील करवाने के लिए ये किया था, राइट। सो वो इसको प्ले डाउन कर सकते हैं, वो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये तुमने इसलिए इसलिए किया क्योंकि ये तो तुमने करना ही था, क्योंकि मैं तो हूँ ही इतना अच्छा, मैं तो हूँ ही इतना स्पेशल, तो ये तुमने तो करना ही था, तुमने ऐसा फील किया तो तुमने ऐसा किया है। यानी ऐसी जो चीजें हैं जो आप उनके लिए कुछ कर देते हैं, वो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ एंटाइटलमेंट रखते हैं, राइट। वो वो समझते हैं कि उनका हक है, बल्कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस ही ये होती हैं। इसी तरह से अगर उनके बॉस उनकी किसी काम की तारीफ करते हैं कि उन्होंने अच्छा किया वर्क, तो वहां पर नार्सिसिस्ट इस तरह से सोच सकते हैं कि बॉस ने सिर्फ उन्हें मक्खन लगाया है, जस्ट इसलिए कि मैं उनकी बातों से एग्री कर सकूं। सो मेरा एग्रीमेंट विन करने के लिए उन्होंने मेरी तारीफ की है, इस मकसद के लिए। सो वो इस तरह की चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है लेबलिंग। हमने इसको स्टिग्मा में भी देखा है, स्टिग्मा एंड मिसकंसेप्शंस में, कि चीजों को लेबल करना, लोगों को लेबल करने से मुराद है कि आप उन्हें कोई नाम दे देते हैं, आप लेबल कर देते हैं। बिहेवियर्स पे बात करने के बजाय आप उसके करेक्टरिस्टिक पे बात कर लेते हैं, जो कि स्पेसिफिकली नेगेटिव होगा। जैसे हमने बात की थी कि जो वर्ड नार्सिसिस्ट है या मैलिग्नेंट है, वो लेबल किया जा रहा होता है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। अब जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसमें जो लेबलिंग है वो भी एक्सट्रीम की हो सकती है, यानी ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि वो इस तरह से सोच रहे होते हैं चीजों को कि वो लेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है, जिस तरह से हमने लेट पहुंचने वाली एग्जाम्पल को देखा था, तो अब वो इस चीज को उसकी जात पे लेबल लगा देते हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये हमेशा ही ऐसा करता है। इसी तरह से अगर वो किसी फ्रेंड से मिलते हैं, जो यहाँ पर एग्जाम्पल चूंकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स की है, सो अगर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, अगर वो ज्यादा ड्रिंक किया उन्होंने इस मीटिंग में, तो अब वो उनको लेबल कर देंगे कि वो ड्रंक हैं, और वो ये माइंड में रख सकते हैं कि ये हमेशा ही ड्रंक रहते हैं। एविडेंस तो ये है कि उन्होंने सिर्फ अभी इस चीज को देखा है, राइट। ऑन द अदर हैंड नार्सिसिस्ट अपने आप को भी लेबल कर सकते हैं, जिस तरह से अगर उनसे कोई चीज रॉन्ग हो जाती है, तो वो खुद को फेलियर समझ सकते हैं, एक मिस्टेक की बेस पर वो खुद को फेलियर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फेलियर जो है वो एक लेबलिंग है कि मैं एक नाकामी हूँ। एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ऑलवेज बीइंग राइट। चूंकि जो नार्सिसिस्ट हैं वो अपने ओपिनियंस को फैक्ट समझते हैं, कि वो हकायक हैं, उनका जो ओपिनियन है वो सच है, राइट। तो वो तो कभी रॉन्ग फिर हो नहीं सकते ना, क्योंकि जो फैक्ट है वो तो चेंज नहीं होता। तो जब उनके ओपिनियंस फैक्ट्स हैं, इट इट मीन्स कि वो हमेशा दुरुस्त हैं, चाहे आप उस बात के अगेंस्ट कोई एविडेंस भी ले आए, वो अपनी बात पे कायम रहेंगे और उसको प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट।
ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। तो अगर आप उनसे ये कहते हैं कि आपका ख्याल है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो ये चीज़ उन्हें नागवार लग सकती है और उन्हें गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि आप उनकी वे ऑफ थिंकिंग को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वो हमेशा सही ही होते हैं, तो आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ वो अपनी थॉट्स के खिलाफ समझते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जो उनकी डिल्यूजन्स हैं, जो उन्होंने जो बातें फैंटेसाइज की हुई हैं, उन उनको आप ना छेड़ें। सो ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस थी, हमने नार्सिसिस्ट के थिंकिंग पैटर्न्स को, उनकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझा है, ताकि हम उनकी हेल्प करने के काबिल बन सकें, हम उनके थिंकिंग पैटर्न्स को समझ सकें। लेकिन एक चीज़ है, चूंकि हम स्टिग्मा की बात कर रहे थे, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आप नेगेटिव थॉट रखते हैं, चूंकि दे हैव अ प्रॉब्लम विद देयर सेल्फ एस्टीम, राइट। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आ, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ये भी उन्हें एक इल्ज़ाम लग सकता है। तो आपने उन्हें जस्ट इस तरह से कह सकते हैं कि लेट्स रीफोकस योर माइंड, कि आप अपने माइंड को रीफोकस करें, आप थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहे हैं, आप इस अंदाज में सोच के देखें। मिसाल के तौर पर, अगर वो जो हमने एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पढ़ी, मेंटल फिल्टरिंग, उसकी वजह से जो उन्हें अप्रेजल मिला था वर्क पे, वो बुरा महसूस कर रहे हैं, सैड हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जिन चीज़ों की तारीफ की गई थी, आप वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं उनके सामने, और उसकी तरफ उनका फोकस ले जा सकते हैं। ज़्यादातर जो नार्सिसिस्ट हैं, जब इस तरह से आप उन्हें कहेंगे और उनकी जो गुड पॉइंट्स हैं वो उनके सामने रखेंगे, तो वो आपको थैंक यू कहेंगे। These were the cognitive distortions for narcissistic personality disorder. अगर जैसे हम बात कर रहे थे, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सब लोगों में हो सकती हैं, अगर इनमें से कुछ आपको अपने अंदर भी नजर आती हैं, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है वो टाइम टू टाइम सब लोगों में होती हैं, और हमें जब उनकी पहचान हो जाती है, तो हम उनको चैलेंज करके उनसे आज़ाद हो सकते हैं। तो जब आप इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को ओवरकम कर लेते हैं, आप डिप्रेशन और एनजाइटी को कम कर लेते हैं, और जो आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं वो आपको पहले से आसान लगने लग जाते हैं, और ये चीज़ आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए हेल्पफुल होती है। जब ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आप में पाई जाती हैं, किसी भी शख्स में पाई जाती हैं, तो आप उन्हें रिकॉग्नाइज करें, आप ऑनेस्टली उनको रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो पहला स्टेप होता है चेंज के लिए। जो ये लिमिटिंग थॉट्स हो सकती हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स होती हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो सकती हैं, जो टॉकिंग थेरेपीज हैं लाइक सीबीटी, एसीटी, डीबीटी, ये जो थेरेपीज हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की इम्पोर्टेंस, इनको समझने की, इन पर वर्क करने की, और जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जो अभी आगे चल के हम देखते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, हर इंसान सुकून चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, यही चाहता है ना, अच्छा फील करना चाहता है लाइफ में। तो अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हम कभी भी डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को चेंज नहीं कर सकते।
लेकिन हम अपनी थॉट्स पे वर्क कर सकते हैं, हम इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया तो चेंज नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हम किस अंदाज में परसीव करते हैं दुनिया को, ये हमारे इख्तियार में होता है। सो चूंकि जो हमारा माइंड है, हम उसे जो चीज़ बताते हैं वो उस पर बिलीव कर लेता है। अगर हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से गो थ्रू कर रहे हैं और उनको तस्लीम भी कर रहे हैं, तो हमारा माइंड वहीं पे रहेगा। अगर हम बैड चीज़ बताते हैं और उसके लिए एविडेंस प्रूव करते हैं माइंड को, वो उसको एक्सेप्ट करता रहेगा। सो क्यों ना पॉजिटिव होना चूज किया जाए। So this is the purpose of studying cognitive distortions.